कि शादी के बाद मन में एक भाव आया कि अब पिता ने शादी कर दी तो अब अपनी जिम्मेदारी है इस परिवार के साथ मिलकर के अपने बलबूते पर खड़ा होना है। हम ये समझे कि रेणु भाटिया का रिजाइन हुआ और आपका आना हुआ। इससे पहले भी किसी पद के लिए आपको पेशकश की गई थी पार्टी की तरफ से? एक बार जाऊंगी, नर्स बहनों से भी मिलेंगे, वहाँ जो पीड़ित हमारी बच्ची है उसके लिए हमारे मन में जो दर्द है, जो तकलीफ है, बेशक उस डॉक्टर को पकड़ लिया गया है पुलिस ने, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि आयोग का सबसे बड़ा काम ये है कि कानून की सही जानकारी महिलाओं को दें, उनको उन कानूनों का सही पता हो कि आज मुझे इस तरह की समस्या है तो मुझे कौन सी जगह जा कर के पुलिस थाने में जाना है, आयोग में जाना है, मैं अपनी बात को रख सकूं। नारी सशक्तिकरण की तो हम बात करते हैं, जब पुरुष को देखते हैं वो दाता की भूमिका में होता है। आपके मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब बोलते हैं हम महिलाओं को उनके अधिकार दे रहे हैं, 33% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं। देने वाले कौन होते हैं? मतलब ये दाता की भूमिका में पुरुष क्यों है? इसको लेकर के बेबाकी से टिप्पणी चाहिए हमको। उषा जो ये दाता वाली कहानी है वो मोदी जी ने खत्म कर दी है। कोई दाता किसी का नहीं है, नारी का अधिकार है, 50% की सहभागिता नारी की है। मेरे हस्बैंड कुछ कविताएं लिखते थे अपने पढ़ाई के टाइम पे, वो कहीं ताश के पत्ते पे लिख देते थे, कहीं कुछ लिख देते थे। तो पिताजी को कहीं कहीं लिखा मिलता था, जब पता चला कि नीरज लिखता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाव आया कि मैं प्रियदर्शी शब्द मैं अपने बेटे के साथ लगाऊं। तो उनका नाम नीरज प्रियदर्शी था। तो निश्चित तौर पर जब मैंने बोला कि मैं पूरी तरह से ढली अपने ससुराल में गई तो वो नाम तो मेरे साथ जुड़ना ही था। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उषा प्रियदर्शी शर्मा। उषा भी है, प्रियदर्शी भी है, शर्मा भी है उनके कार्यालय में। और एक दिन पहले इन्हें नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में इनकी नियुक्ति की है। अभी पदभार संभालेंगी। और मौजूदा जो पदभार की बात करें तो हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसमें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इनके पास। विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रही थी, बात नहीं बनी। फिर मेयर का टिकट मांगा तो कोई जाति का पचड़ा आ गया, जो है उसमें भी बात नहीं बनी। लेकिन इनकी किस्मत में लिखा था महिला आयोग का चेयरपर्सन बनना, तो उसी को लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन हम यहाँ पर उषा प्रियदर्शी की कहानी, उन्हीं की जुबानी बात करेंगे, इनके सफरनामा की बात करेंगे। पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा की बेटी है, वहां से लेकर के यहाँ तक के सफर की बात करेंगे। कम शब्दों में आज आप व्यस्त हैं, जितनी जल्दी आप बता देंगे हम उतनी जल्दी चले जाएंगे। आपका सबसे पहले तो बधाई एनजेपी परिवार की ओर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश भाई, आपका धन्यवाद करूंगी, आभार प्रकट करूंगी कि आज आप अपनी इस बहन की खुशी में शरीक होने के लिए रेवाड़ी से यहाँ तक चल कर आए। अभी आपने कहा कि मेयर में कोई जाति का चक्कर था, वो जाति का चक्कर नहीं था, वो टेक्निकल इशू था। क्योंकि जो रिजर्वेशन था उसमें एक विषय आया था कि यहीं पैदा हरियाणा में होना चाहिए, क्योंकि मेरी पैदाइश राजस्थान से है। टेक्निकल था। हाँ, तो टेक्निकल इशू है। मेरी जो जाति है वो जो है वो सबको पता है, सेम जाति है, उसमें कहीं कोई नहीं है कि कोई छुपाने वाली बात है या कुछ ऐसा विषय है। देखिए, मैं 89 में मेरी शादी हुई थी और मोजाबाद गांव है रेवाड़ी के पास, पटौदी के पास, वो मेरी ससुराल है वहाँ पर। लेकिन मेरे शादी से के पहले से ही मेरा ससुराल का जो परिवार है वो यहीं गुरुग्राम में पटेल नगर में रहता था। और हम यहीं पर आए, लेकिन गांव का जो जुड़ाव है वो हमारा आज भी उसी तरह से है। आज भी बहुत सारे लोग गांव से यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने भी आए थे। तो देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पिता का, क्योंकि अगर राजनीति कहीं से आई, राजनीति में कोई प्रेरणा मिली तो मेरे फादर से मिली। और उन्होंने ये मान लीजिए 18 जब मिनिस्टर बने थे, कितनी उम्र थी आपकी उस समय? मेरे फादर मिनिस्टर बने थे, मेरी शादी हो चुकी थी। पापा 98 में मिनिस्टर, 93 में मिनिस्टर बने थे। जी।
और भैरव सिंह जी की गवर्नमेंट थी वहाँ, उस समय उनको निर्दलियों की 2-3 लोगों की ज़रूरत थी, तो उसमें अहम रोल मेरे फादर ने निभाया था और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। चर्चित है उनका रोल हाँ, जो है। तो वो सरकार उस समय बनी थी और भैरव सिंह शेखावत जी आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन बड़े लाड प्यार से, और उन्होंने अपने मंत्रालय में उनको एक अहम जिम्मेदारी परिवहन मंत्री और जी। अपना खेल मंत्रालय, वक्फ बोर्ड, ये आपके सब। पिताजी जी रेवाड़ी बहुत आते थे। जी जी, तो वो उनको मंत्रालय मिले थे और उन्होंने उस समय ट्रांसपोर्ट के अंदर राजस्थान में बहुत बड़ा अपना एक विशेष आयाम रचा। जी। तो अब कई बार जब मैं 2017 में, क्योंकि जब मैं आई थी तो एक बहुत ही शिक्षित परिवार था मेरे ससुराल का जी। और बहुत अच्छे लोग, शरीफ लोग थे। मेरे दादा ससुर स्वतंत्रता सेनानी रहे, पंडित छोटेलाल जी। शर्मा जी, और उन्होंने उस समय इंदिरा जी से ताम्रपत्र उनको मिला था, जी। वो जेल में भी रहे, उन्होंने चक्की पीसी, जी। तो उस समय का जो स्वरूप था वो उन्हें सारा झेला भी। जी। तो मेरे फादर ने एक ही चीज़ देखी थी कि मैं ऐसे परिवार में, जो फ्रीडम फाइटर का परिवार है, जी। वहाँ पर मुझे शादी मेरी की और मैं आई। लेकिन मैं आज धन्यवाद करूँगी मेरे फादर इन लॉ का, आर के शर्मा जी का, जो पेशे से सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, जी। जी। और मेरे पूरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, क्योंकि बिना पति की रजामंदी के कोई महिला घर से बाहर निकलकर दिन रात समाज के लिए काम पर उतरती है तो निश्चित तौर पर घर में भी समस्याएं होती हैं। आपका जो सफर शुरू हुआ जी पॉलिटिक्स जी का, जी, ये सीधे भारतीय जनता पार्टी से हुआ या इससे पहले कोई और पार्टी मेरा रही? भारतीय जनता पार्टी से। सीधे। जी तो जी, भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? तो कौन से सन में चुना सबसे पहले? देखिए 2017 में मैंने चुना, जी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जीवन जी। की जो विचार था उनको उन्होंने आगे बढ़ाते हुए, समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करते हुए, प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा कदम हरियाणा की पावनधरा से किया, पानीपत से आगाज किया कि जो गर्भ में हमारी बेटियों की जांच करके उनको वहीं मार दिया जाता था कि उन्हें पैदा होने का अधिकार नहीं है। एक बहुत मार्मिक विषय था और इस पर उन्होंने काम किया, कानून बनाया, भ्रूण हत्या पर रोक लगाई और उन्होंने संकल्प लिया कि बेटी बचेगी नहीं, पढ़ेगी लिखेगी और सम्मान के लायक बनेगी जी। और अपने परिवार, समाज और देश का नाम तो रोशन करेगी, विश्व में भी बड़ा नाम बेटी लेकर देश भारत का नाम रोशन करेगी। और आज कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ बेटियां काम नहीं कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय था जो हमारे मन में था और राजनीतिक गुण पापा की वजह से शुरू से ही थे और मैं शिक्षक हूँ, स्कूल चलाती हूँ, तो उस दौरान भी मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत सारे आज गुरुग्राम के लोग जानते हैं कि मैं एज ए शिक्षक भी सामाजिक लोगों के साथ मेरा जुड़ाव शुरू से रहा है, जी। तो उनका आशीर्वाद भी आज कहीं ना कहीं है। वो मुझे ठीक से जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से, ठीक है एक मंत्री की बेटी थी, मैं ससुराल में आई थी, ससुराल का उतना सिस्टम नहीं था, धीरे धीरे आज तो बहुत बड़े लेवल पर सबने मेहनत करके अपना एक आयाम स्थापित किया हुआ है गुरुग्राम के अंदर, लेकिन उस समय नहीं था। और नहीं था, लेकिन एक आत्मविश्वास था कि शादी के बाद मन में एक भाव आया कि अब पिता ने शादी कर दी तो अब अपनी जिम्मेदारी है इस परिवार के साथ मिलकर के अपने बलबूते पर खड़ा होना है। और मुझे याद है, मैं, हमारी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत कम गई अपने घर, मतलब मैं यहीं बस गई, बिल्कुल रल मिल गई अपने परिवार में। गुरुग्राम के साथ जी, गुरुग्राम के साथ भी, घर के साथ भी, परिवार के साथ भी। मेरी 2 जिठानियां हैं, जेठ हैं, बड़ा परिवार था। 10-15 साल हम लोग साथ रहे हैं पटेल नगर में, आज भी मेरा घर है और वहाँ पर एक मेरे हस्बैंड के नाम से स्कूल भी चलता है, नीरज पब्लिक स्कूल। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, पहले एनजेपी हरियाणा से जब बातचीत हुई थी आपकी, पता नहीं औपचारिक थी या अनौपचारिक थी, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बात आई थी जो संगठन में ताकत है, संगठन का जब दायित्व मिलता है, जो बड़ी प्रसन्नता, आपको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो लगा कि बहुत बड़ा दायित्व मिला है। आपको तुलना करने के लिए कहा जाए कि राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में या
हरियाणा प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में आपको तुलना करनी पड़े, चुनना पड़े, किसको आप बताएंगे कि ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, निश्चित तौर पर आयोग एक कानून के दायरे में संविधान की गरिमा को ध्यान रखते हुए काम करता है। कानून की सारी पावर आयोग के पास है और हमारी बहन बेटियों की जो समस्याएं हैं, अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष के दौरान समझूं तो क्योंकि मैं बहनों के बीच में रही हूँ, उनको समझना, उनकी समस्याओं को समझना, जब हमारा आपस में संवाद होता है तो हम बच्चों के बारे में भी डिस्कस करते हैं, किस किस तरह की समस्याएं, वो एक अलग तरह का काम था जिसको एक्चुअलिटी समाज के अंदर जो दिक्कतें हैं, वो महिलाओं के साथ जो दिक्कतें हैं उसको समझने में वो बहुत एक अच्छा जरिया मुझे मिला। और आज उसी से मिलता जुलता आज बहनों की सुरक्षा को लेकर के महिलाओं को सशक्त, जी जी, आपको बधाई देने के लिए बता रही है कि आयोग के चेयरपर्सन की जो जिम्मेदारी है उसको ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें जो हमारी बहनों के साथ उत्पीड़न होता है, मानसिक तनाव के कारण घर में झगड़े होते हैं, कई सारी चीज़ें, मतभेद हो जाते हैं, छोटे छोटे इनपेशेंट होने के कारण, धैर्य नहीं होने के कारण ऐसे घरेलू हिंसाएं जन्म लेती हैं जिनके कारण परिवार टूट रहे हैं। हम पहले एक बीच में एक सवाल लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे आयोग के कामकाज को लेकर के। जब हम पिछले 1 महीने की बात करें तो लंबे समय से चर्चा आ रही थी कि उषा प्रियदर्शी को चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। आपका नाम चल रहा था काफी दिनों से, बाकी तो भाजपा में नाम चलते हैं, पता नहीं पास होते हैं या नहीं होते, तो आपका नाम अब जो आयोग के चेयरपर्सन के रूप में है, ये हम ये समझे कि रेणु भाटिया का रिजाइन हुआ और आपका आना हुआ। इससे पहले भी किसी पद के लिए आपको पेशकश की गई थी पार्टी की तरफ से? नहीं, मुझे कोई पेशकश नहीं थी किसी भी तरह की। लेकिन ये है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं मेरी मेहनत को, मेरी ईमानदारी को समझा और बहनें भी यहाँ बैठी हैं, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि जो सही दिशा में कार्यकर्ता काम करता है उसको समझ करके उसको एक और कहाँ उसकी उपयोगिता और अच्छी जगह पर की जाती है, वो संगठन तय कर लेता है। भरोसा था कुछ ना कुछ दायित्व दिया जाएगा? देखिए, मुझे शुरू से भरोसा रहा है और भरोसा इसलिए रहा है कि मेरी अपने खुद के मन के अंदर एक आत्मविश्वास है कि मैंने, अगर पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो मैं उसके साथ न्याय करूं और उस न्याय के चलते मैंने संगठन को खड़ा करने में भी दिन रात काम किया है। पार्टी मेरी देखती थी, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं। आप अपना नियमित ईमानदारी के साथ जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करते रहिए, सब चीजें ठीक होती हैं। आपको असहज वाली टिप्पणी हम नहीं चाह रहे, लेकिन चूंकि रेणु भाटिया ने नर्सेज का मामला अभी भी चल रहा है, उनमें गुस्सा भी है, रेणु भाटिया की जो जुबान से जो शब्द निकले उनको लेकर के आप कहाँ तक जस्टिफाई है, कहाँ तक खुद को उन शब्दों को सही ठहरा पा रही हैं, या वो शब्द सही नहीं थे, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? सवाल तो रेणु भाटिया से जुड़ा आएगा ही जब आप बात करेंगी पत्रकार। देखिए, रेणु भाटिया जी बड़ी बहन है, उन्होंने लंबे समय तक 4.5 साल आयोग को दिए, काम किया ईमानदारी से, शुचिता के साथ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए उन्होंने न्याय भी किया। तो अब उस समय का क्या सिचुएशन थी, क्या परेशानी थी, अभी मुझे उस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे कल ही ये काम मिला है, तो मैं एक बार जाऊंगी, नर्स बहनों से भी मिलेंगे। वहाँ जो पीड़ित हमारी बच्ची है उसके लिए हमारे मन में जो दर्द है, जो तकलीफ है, बेशक उस डॉक्टर को पकड़ लिया गया है पुलिस ने, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज को एक मैसेज मिले कि इस तरह की दरिंदगी जैसी विचार रखना, वो भी डॉक्टर को भगवान समझा जाता है, उसने इस तरह का कृत्य किया, वो बड़ा शर्मनाक है और समाज को इसका मैसेज सरकार जरूर दे। चलिए, अब हम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ते हैं। एक बड़ा इशू ये है आयोग को लेकर के, अभी आप संभालेंगे, आयोग की कार्यप्रणाली को समझेंगे, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि जो भौंक सकते काट नहीं सकते, उस शब्द की जगह तो कोई दूसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब ये आयोग को दंत विहीन बताया जाता है कि अधिकार आयोग के पास ऐसे नहीं, दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार नहीं है, रिकमेंडेशन का अधिकार तो है, संस्तुति कर देता है आयोग, लेकिन दंड देने का अधिकार नहीं है। तो इस परिस्थितियों में किस तरह आप काम कर पाएंगे?
किस तरह जो आपके मन में है अपराध मुक्त की महिलाओं के प्रति अपराध की कैसे कर पाएंगे? देखिए, इसके विशेष कई सारी बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो जन जागृति लाना, महिलाओं में जागृति लाना। वो कहीं ना कहीं डर में, खौफ में रहती हैं, उनके साथ उत्पीड़न होता रहता है, लेकिन वो दबाव, चाहे मैं परिवार का कहूँ, बदनामी का कहूँ, समाज का कहूँ, वो उस दबाव के कारण उन समस्याओं को कानून तक लाना नहीं चाहती, जिसके कारण उनको मानसिक तनाव, बीमारी जैसे पीड़ा से भी उनको जूझना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि आयोग का सबसे बड़ा काम ये है कि कानून की सही जानकारी महिलाओं को दे, उनको उन कानूनों का सही पता हो कि आज मुझे इस तरह की समस्या है तो मुझे कौन सी जगह जा कर के पुलिस थाने में जाना है, आयोग में जाना है, मैं अपनी बात को रख सकूं। उस डर से बाहर लाने के लिए सेमिनार, संवाद, उनकी ट्रेनिंग सेंटर्स ये बहुत ज़रूरी हैं। और जब उनका मर्ज सामने आएगा तो निश्चित तौर पर उनके लिए न्याय के लिए भी दरवाजे खुलेंगे। और एक बड़ी जिम्मेवारी कार्यस्थल पर यौन शोषण की है। वहाँ पर पोष का जो गठन है, इकाई का, यूनिट्स का जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा का नियम होगा। उसको लेकर के अभी बहुत काम होना बाकी है। आपका क्या रोड मैप रहेगा इस दिशा में, ताकि महिलाओं को इस तरह के उत्पीड़न न झेलने पड़े? देखिए, इसका सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि आज यूथ हमारा भटक रहा है। हमारी बेटियां, जैसे हम गुरुग्राम जैसे शहर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा कॉरपोरेट सेक्टर है और बाहर की हमारी बहन बेटियां यहाँ पर बहुत बड़े उसमें काम करती हैं। उनको रात को भी काम करना पड़ता है, दिन को भी काम करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बीमारी देश के अंदर घुस गई है कि नशा, ये एक बहुत बड़ा बीमार करने वाला एक काम है, जिसके कारण से बच्चों में उत्तेजना, गुस्सा, घर वालों की बात नहीं सुनना, संगत का असर, क्योंकि संगत जब इस तरह की चीज़ों में लत में बच्चा पड़ता है तो संगत से निकलने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे मुद्दों के लिए मुझे लगता है समाज को साथ में लेकर के आयोग का भी काम है, सरकार का भी काम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नशा पर बहुत बड़ा एक जन जागृति अभियान शुरू किया हुआ है और विशेष तौर पर माताओं से उन्होंने आग्रह किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित माताएं होती हैं कि जब बच्चा उनका बिगड़ता है, किसी गलत दिशा में जाता है, तो माताओं से बहुत बड़ा उन्होंने अपील किया है कि इस विषय को लेके घर घर तक जाएं, वॉलेंटियर हम बनाएं और वो जाकर हमारी बहनों को जागृति लाएं, उनके पिता लोगों से भी बात करें कि बच्चों को टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि बच्चे कई बार, जैसे मैंने मेरे बच्चे को रोका तो वो उस बात की ग्रांट ले लेता है कि उसके तो पापा नहीं रोकते, मम्मी नहीं रोकते, आप लोग क्यों रोकते हो। तो पहले माता पिताओं को भी आपस में मिलजुल कर संवाद करना पड़ेगा। मान लो 10 बच्चों का एक ग्रुप हो गया और सबको गलत आदतें पड़ गई, तो उन 10 पेरेंट्स को आपस में बैठकर संवाद करना पड़ेगा, उस ग्रुप को तोड़ना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। जैसे एक चेन बनती है, चेन जब बनती है तो एक दो तरह की चेन होती है। एक चेन तो अच्छाई की तरफ बढ़ती है, दूसरी, ये दूसरा रूप भी जो बीमारी है ये भी एक चेन बनकर काम कर रहा है। और ये बाहर के लोगों का प्रकोप आ गया है, पाश्चात्य आधुनिकता का जो प्रकोप है। सोचा तो हमने इसलिए था कि हम देश की उन्नति करेंगे, इन चीज़ों के, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इनके जरिए बहुत ज़्यादा भटकाव बच्चों में आ गया है। अच्छा, एक सवाल कई बार मेरे मन में उठता है। सवाल ये उठता है कि जो नारी सशक्तिकरण की तो हम बात करते हैं, जब पुरुष को देखते हैं वो दाता की भूमिका में होता है। आपके मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब बोलते हैं हम महिलाओं को उनके अधिकार दे रहे हैं, 33% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं। देने वाले कौन होते हैं? मतलब ये दाता की भूमिका में पुरुष क्यों है? इसको लेकर के बेबाकी से टिप्पणी चाहिए हमको उषा प्रियदर्शी को। देने वाले दाता की भूमिका में क्यों? आप याचक की भूमिका में कब तक बने रहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये दाता की भूमिका को खत्म कर दिया है। अब 33% के आरक्षण की बात जब हम करते हैं तो महिला, नारी शक्ति को सशक्त करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो अधिकार दाता वाला उन्होंने छीन लिया है कि ये नारी शक्ति का अधिकार है, वो उसे मिलना ही चाहिए। अब आपने देखा जब 33% आरक्षण का बिल पास होने के लिए मोदी जी ने प्रयत्न किया, और प्रयत्न नहीं, उनका संकल्प ये होके रहेगा। ठीक है, समटाइम विरोधियों ने इसका विरोध किया है, तो ये निश्चित तौर पर
जो ये दाता वाली कहानी वो मोदी जी ने खत्म कर दी है। कोई दाता किसी का नहीं है, नारी का अधिकार है, 50% की सहभागिता नारी की है, वो उसको मिलकर रहेगी और मिल भी रही है। उसका सीधा सीधा उदाहरण, चाहे मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को कहूँ, चाहे मैं अपने आप को कहूँ, चाहे हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी को कहूँ, तो ये कहीं ना कहीं अब नारियों का समय आ गया है और बदलते भारत का स्वरूप भारत की नारी कारण बनेगी। ये आज आपके चैनल के माध्यम से कहूँ। उषा को प्रियदर्शी टाइटल कब मिला और कैसे मिला? छोटे छोटे सवाल। देखिए, ये मेरे ससुर की देन है। जी जी और मेरे हस्बैंड कुछ कविताएं लिखते थे जी जी अपने पढ़ाई के टाइम पे। जी जी वो कहीं ताश के पत्ते पे लिख देते थे, कहीं कुछ लिख देते थे। तो पिताजी को कहीं कहीं लिखा मिलता था। जब पता चला कि नीरज लिखता है, अच्छा तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाव आया कि मैं प्रियदर्शी शब्द में अपने बेटे के साथ लगाऊं। जी जी तो उनका नाम नीरज प्रियदर्शी था। तो निश्चित तौर पर जब मैंने बोला कि मैं पूरी तरह से ढली अपने ससुराल में गई, तो वो नाम तो मेरे साथ जुड़ना ही था। और मैं सौभाग्य अपना समझती हूँ कि उन्होंने एक नया नाम मुझे दिया और उस नाम के कारण आज हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में उषा प्रियदर्शी को लोग जानने लगे हैं कि ये भी कोई बहन है, बेटी है। इस रूप में लोग मेरा सम्मान करते हैं। तो जी। ये मुझे विरासत में हमारा मिला। अंतिम सवाल है, सर्च कर लेना आप भी, मैं भी अपना ज्ञान वर्धन कर लूंगा। संवैधानिक बॉडी आप बता रहे हैं कि राज्य महिला आयोग का पद है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रेणु भाटिया भी गई, वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज तो चलो आपका अपना कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे कि आयोग की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, अगर है तो। देखिए, मैं आयोग की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आयोग में जो नियम हैं उनके अंदर ही रहकर अपना काम करूंगी, वहीं से अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाऊंगी और बहन बेटियों को खुशहाली दे पाऊं, उनके मानसिक तनाव को कम कर पाऊं, इस ओर मेरा प्रयास रहे। दोस्तों, आपने उषा प्रियदर्शी को सुना। अभी आयोग से जुड़े सवाल अभी हम नहीं कर रहे हैं, 1-2 महीना काम संभाल लेंगे। कुछ महिलाओं के प्रति अपराध जो हो रहे हैं उनके प्रति इनके जो कदम सामने आएंगे उनको लेकर के फिर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे, फिर आपको सुनवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद भाई।